नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सीपीसी में हम लोगों ने तैयारी कैसे करनी चाहिए? सीपीसी में हम सभी टॉपिक्स को, सभी रूल्स को करेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए। उनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है मेंस के लिए, और मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी है। उनको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। एंड फिर कुछ टॉपिक्स आपके लिए प्रीलिम्स के उनको करना है हम लोगों ने, है ना। बाकी को आप छोड़ देंगे, जैसे हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी वी विल नॉट कवर 100% सिलेबस ऑफ सीपीसी, वी विल गो ओनली फॉर द सेलेक्टेड टॉपिक्स। और सेलेक्टेड टॉपिक्स से अपने आप में इतने कि आप लास्ट में कहेंगे सर सेलेक्टेड थे ये भी अपने आप बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है आपका ऑर्डर 6 की क्लासेस चल रही हैं। विद इन ऑर्डर 6 दैट इज द रिलेटिंग टू द प्लीडिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। You will see the question in your mains, whether DGS or Haryana or UP or whatever it may be. Very important topic for your mains, and also very important topic for your prelims exam. And you should work very hard, selectively do mastery over this subject. And I am going to discuss this topic in as much detail as possible. And please see, try to this. First question in your prelims will come this amendment of pleadings. Which rules are dealing it with? Rule 17 and thereafter Rule 18. These two rules are dealing with the amendment of pleadings. And if it is the case that single rule is given, then Rule 17 is dealing with the amendment of pleadings. अब क्वेश्चन देखिए, what we have read in last classes, we have read that what the pleading should contain. In that case, what we have read that material facts and necessary particulars must be stated in the pleadings, है ना। It is the requirement of the pleadings that material facts must be stated in this. Why? Because decision is to be based upon those pleadings. I am coming to why do we need amendment of pleadings. Amendment of pleading का मतलब समझते हैं? We have read the meaning of pleadings. It was what? Plaint or written statement. Suppose plaintiff had filed a plaint, and thereafter plaintiff comes to a conclusion, I need to make some changes in the plaint. Amendment means making some changes, plaint के अंदर कुछ बदलाव लाना। और otherwise what may be the written statement has been filed by the defendant ने written statement फाइल कर दिया है, और डिफेंडेंट चाहता है कि उसमें अब वह कुछ चेंजेस करें, तो उसको हम दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग. अमेंडमेंट मे बी इन द प्लेंट, amendment may be in the written statement, whatever it may be,
but what is this? The effect of amendment is what you want to some change, you want some changes in the plaint or the written statement as the case may be. This is what, this is called amendment of pleadings. इनका क्वेश्चन है whether there is any difference between the amendment in the pleadings and the additional written statement. See, try to understand. The difference is in the name itself. When you are doing some kind of amendment, you are trying to change something within the existing plaint or the written statement. You want to take some different kind of statement. You want to amend some kind of different ground of relief or different defense in that case. In case of additional written statement, you have filed first written statement and then you want to something, you don't want to change in that whatever you have said earlier. You want to say something additionally which you have not said earlier also. You are adding something, or it may be at that point of time you were not you have said ki in subsequently I will file a written statement. That is in addition, and it is change may be something, you may be removing something, you may be adding something in the existing in that also. Are you explain or not? Additionally हो सकता है कि there were 5 or 6 pleas taken by the plaintiff. I have replied for the 3 and then I am again replying for the remaining 2, because earlier due to some reasons I did not reply for the remaining 2s. So there may be different grounds for additional written statements, but this will not amount to amendment in that, because amendment will come on in under rule 17 and you will have to seek the permission of that court. Are you explain not? तो here वहाँ पर इतना वाइड डिस्क्रिप्शन नहीं है. In case of additional written statement, it is the part of the pleading and the court has no such kind of wide discretion to disallow it. In case of amendment, the court has the wide discretion whether to allow the amendment or not allow amendment. In case of amendment, there is no period of limitation. In case of written additional written statement, you will have to file it at earliest as possible because it is the part of pleading. Are you going to explain or not? So there are so many differences between this. So coming back to our topic, we are dealing with the amendment of pleadings, rule 17 and 18, and 18 are dealing with this topic. And why the first topic is to be dealt here is what? Why do we need the amendment? Amendment की जरूरत क्यों होती है? Amendment का मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब ये है कि अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट दायर कर दी, अपना केस कोर्ट में ले गया और बाद में प्लेंटिफ को लगता है कि मुझे कुछ और कहना चाहिए था, है ना, तो उसमें कुछ प्लेंट में अपनी चेंज करना चाहता है प्लेंटिफ. ऐसे डिफेंडेंट बाद में अपना जो जवाब है उसमें कुछ चेंज करना चाहता है, तो उस चेंज करने के प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स. प्लीज रेज हैंड अगर ये बेसिक बात समझ में आ गई तो आपको, है ना. And now why it may be, why it is so? Because many times a party may find it necessary to amend his pleadings before or during the trial of the case. Why? Because there may be the cases that fresh information has to come to hand. कोई नई जानकारी आपके हाथ में आ गई, fresh information has come to hand, है ना. There may be the document which was unknown to you, now it has come to you. There may be so many contingencies which were not in your knowledge at that time but subsequently came to your knowledge, so therefore you want to amend it. So this is meaning thereby कि there may be so many circumstances when any of the parties, plaintiff हो या defendant हो, plaintiff or defendant, both may feel the need of changes in their pleadings, and we say that amendment of pleadings. Got it or not? So for that purpose, coming to this, we will have to go rule 17 dealing with the amendment of pleadings. कर लेंगे आप लोग. Now this is, please read the, I have given you notes and the Barrett is with you. Rule 17, order 6, pleadings, amendment of pleadings. The court may at any stage, and please highlight the portions which I have highlighted, at any stage the court may
The word is what? Court may. It means the use of word may means the court has now discretion. At any stage, किसी भी stage पर, it means very wide discretion of the court. At any stage of the proceeding, allow either party means whether it is plaintiff or defendant. This is plaintiff or defendant, to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just. This is what the first part of the rule 17. Now please try to understand this. है क्या ये? Each and every phrase used in this rule is very important for you to determine this, to understand this. What the first word is? What the court may. Court may allow to alter or amend his pleadings. कोर्ट अपने डिस्क्रेशन में, कोर्ट में का मतलब क्या है? कोर्ट चाहे तो अलाउ कर सकती है, कोर्ट बाउंड नहीं है. कोर्ट इज नॉट बाउंड टू अलाउ फॉर द अमेंडमेंट. इट इज द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. समझे आप? नहीं समझे आप? वाई कहाँ से चल रहा है पता आपको? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड कोर्ट में. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्रेज इन दिस इज व्हाट? एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स. So it may be the initial stage, it may be the middle stage, or it may be even in the appellate stages, execution. Wherever court finds it necessary, court can allow it. So there is no bar as such, as per rule 17. And allow either party. Either party means what? Court may allow the plaintiff, court may allow the defendant as well. Either party can be allowed for the amendment. Got it or not? And now this is line in such manner and on such terms as may be just. Now while allowing the amendment जो आपकी एप्लीकेशन होगी, इसे कहते हैं आम भाषा में 6-17 की एप्लीकेशन. क्या 6-17? आम भाषा में ऐसे नहीं बोलते ऑर्डर 6 रूल 17. 6-17 बाकी एम्प्लाइड अपने आप ही. ठीक है, जो कॉमन पैरेलेंस है, वी यूज द वर्ड 6-17, 6-17 की एप्लीकेशन. तो वाइल अलाउइंग दिस एप्लीकेशन, कोर्ट में डिसाइड एज टू ऑन व्हाट टर्म्स इट शुड बी अलाउड, वेदर सम काइंड ऑफ कॉस्ट शुड बी इम्पोज्ड ऑन द पार्टी सीकिंग अमेंडमेंट्स, वेदर देयर शुड बी टर्म्स रिगार्डिंग द टाइम, विद इन टाइम फ्रेम इट शुड बी अलाउड, वॉट एवर इट मे बी, द कोर्ट इज फ्री to allow this amendment in such manner and on such terms as may be just. So this is the explanation of the first part of the rule 17. And you are now, what about the exams? Exact wordings में याद करना है आप लोगों ने. You will have to learn this rule. I am not asking every rule to learn this, but rule 17 should be learned by you in exact language. Now next part of the rule 17. All such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties. Please see this again, highlight the portions which I have highlighted in there. Shall be made. All such amendments shall be made. Now you say the change in the language now. It is what? Shall be made. All such amendments shall be made. कैसे amendments? As may be necessary, जो कि जरूरी हो. For what? For the purpose of determining the real question in controversy. This is very important. Real question in controversy. For determining the real question in controversy mean what? कि what is the real dispute between the parties? Because both parties are in the court, it means they are differing on some points. So what is the exact controversy? It should come, because see, what is the objective of this? Try to understand. Objective of the rule relating to amendment is what? The court should try the merits of the cases. है ना? Try the merits of the cases. Why the court? Court है क्यों, बने क्यों है ये? Courts are there to do justice, to resolve the conflicting interests of the parties, to decide as to what extent, existence and extent of the rights and duties of the opposite parties. जो दो parties हैं
उनके क्या क्या राइट्स हैं तो कितने हैं, कितने नहीं हैं, उनका विस्तार कितना है, उनकी ड्यूटीज़ कितनी है, उनके बीच का झगड़ा क्या है, इसलिए तो कोर्ट बैठी है। कोर्ट इज नॉट देयर बेसिकली फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिटिंग कोर्ट? कोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कोर्ट को? न्यायालय। न्यायालय की जो गठन हुआ है वो क्यों हुआ है? न्यायालय का गठन हुआ है न्याय करने के लिए। समझ रहे हैं हम ये? तो अगर इंसान को, अगर आप ये सोचेंगे कि वे मेन पर्पज क्या है, तब आपकी सारी गतिविधियां वैसे ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक लड़का यहाँ पर आया हरियाणा से या कहीं और पास से कोचिंग करने के लिए, जज बनने के लिए कोचिंग करने के लिए आया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुख्य मकसद क्या हुआ उसका? जज बनना। ये लड़का हुआ ए। एक लड़का आया बी, वो भी इस मकसद से आया। अब एक व्यक्ति, दोनों बच्चे दिल्ली से बाहर से आए यहाँ पर। अब एक व्यक्ति अपना रियल पर्पस भूल गया कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर किस लिए आया है यहाँ पर। तो वो क्या करेगा? वो पूरी मार्केट्स घूमेगा, सारे मंदिर मस्जिद घूमता फिरेगा, है ना, नाइट क्लब्स में घूमेगा, डे क्लब्स में घूमेगा और सारे काम करेगा, पिक्चर देखता फिरेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, सब काम करेगा, है ना। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो, उसको ये पता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई विजिट टू दिल्ली। वो कहेगा नहीं, दिवाली भी पूरी जीवन आती रहेंगी, इस बार नो दिवाली, इस बार नो दशहरा, इस बार कुछ नहीं, एक साल जम करके मुझे पढ़ाई करनी। क्यों? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है दिल्ली आने का मतलब है यहाँ पर मैं जज बनने के लिए आया हूँ यहाँ पे। समझ रहे हैं बात ये? तो मैं क्या कि इट मीन्स इफ वी कीप इन माइंड द रियल मोटिव, रियल ऑब्जेक्टिव फॉर आवर विजिट टू दिल्ली, उससे हमारे एक्शन से डिटरमाइन होंगे। सेम थिंग विद कोर्ट। कोर्ट के साथ क्या है? कोर्ट का गठन किस लिए हुआ? कोर्ट व्हाई द कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? द रियल पर्पज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट इज टू डू जस्टिस। ठीक है, रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्ट इज व्हाट? टू डू द जस्टिस। नाउ पार्टी इज सेइंग बिफोर यू कि योर ऑनर, आई हैव फाइल्ड दिस कंप्लेंट, आई हैव फाइल्ड अ प्लेंट बिफोर दिस कोर्ट. Now I want to do some changes in this because due to some factors I could not make the proper plaint. Now there may be two approaches of the court. Court कहेगी no, whatever you have filed, मुझे केस डिसाइड करना है, let me decide the case. Defendant comes, sir, this is my prayer, please allow me to make some changes in my written. No, I can't allow you to waste my time. Whatever you have written, I will decide the case on that point. So this is what hyper technical approach of the court. Forgetting the real purpose for which a court is constituted. Are you getting the point or not? So if the real purpose, real object is kept in mind, it becomes sometimes essential and necessary to allow the amendments. And therefore the second part of this, all such amendments shall be made. It is incumbent upon the court to allow the amendment. It is duty of the court to allow the amendment when it is necessary for the purpose of determining the real questions in controversy. If there is defect in plaint or in the written statement because of which it is not possible to determine the real question in controversy, then what is the fun for deciding this case? Ultimately the controversy will remain unresolved. है कि नहीं है? That is why what is permitted, that court may allow at any stage. The real purpose of delivering justice should not be frustrated. Court should not be bound by the stages also. समझे अभी? तो this is the objective behind the drafting of Rule 17 regarding amendment. I hope it is very clear to you. Please raise hand अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो सही है. So this is what object of the rule is what? Court should try the merits of the case, and if you want to decide the cases on merits, therefore amendments sometimes become necessary also. Got it or not? But this is important. See, Pirgonda Patil case versus Kalgonda Patil.
this is provided it does not cause injustice or prejudice to the other side. Court should allow the amendment, no problem in that, but one must keep in mind this is it does not cause the injustice or prejudice to the other side as well. कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग, ठीक है? तो this is, so this is, you can read this. Ultimately courts exist for the purpose of doing justice between the parties and not for punishing them. That the thing I was elaborating this. Courts are क्या? Courts exist for what? For doing justice and not for punishing the parties. And therefore in the larger interest of doing full and complete justice, courts are empowered to allow the amendments as well. Why? Because उनका काम ये है कि आपको न्याय करना है और न्याय करने के लिए जो जो जरूरत होना चाहिए वो कोर्ट को करना चाहिए. कोर्ट का राइट भी है, कोर्ट की पावर भी है और कोर्ट की ड्यूटी भी यही है. समझे आप नहीं? आप ये लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कि these are the two cases, important cases on the point of this की explanation of object of amendment of pleadings में मा शे म्या versus माउंग मो हनाउंग versus क्रॉपर versus स्मिथ. This is in your notes. मा शे म्या माउंग मो नाउंग. So now please see this. We have seen what? That under rule 17 confers wide discretion on the court. It may allowed and it may not allow. But please try to understand this. जितनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी ज़्यादा पावर्स, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो if the court is enjoying the wide powers, widest possible powers regarding the amendment of pleadings, then it is also necessary that this discretion must be exercised judicially and in consonance and with well established principles of law. इसको आप ऐसे समझिए, देखिए टेक्निकली समझिए. इस जो लाइन है, दिस लाइन इन रेड, प्लीज रीड एंड अंडरस्टैंड एंड रट लो इसको बस. अब learn this line because this line can be used not only here but everywhere in CPC. Wherever this is a trick for you, wherever you say this is the discretion of the court, second line चिपका दीजिए यही वाली बस. It must be exercised judicially and in consonance with the well established principles of law. जब भी कहीं ऐसी बात आए कि कोर्ट का डिस्क्रेशन है, देखिए सीपीसी में कोर्ट का डिस्क्रेशन ही है हर जगह. सीआरपीसी में उतना डिस्क्रेशन नहीं है कोर्ट के पास. सीपीसी में कोर्ट के पास हर जगह डिस्क्रेशन है. कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे, इट इज द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, इट इज द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. तो हर बार आपको एक लाइन काम आएगी हमेशा के लिए कि द कोर्ट एंजॉयज वाइड डिस्क्रेशन इन दिस रिगार्ड, है ना, बट such discretion must be exercised judicially and in consonance with the well established principles of law to meet the ends of justice and to keep in mind that ends of justice should not be come to an end. न्याय करने के लिए, डिलीवरी जस्टिस के लिए 3-4 लाइन का बढ़िया सा एक बॉम्ब बना के रखो. जहाँ डिस्कशन आए पूरी लाइन चिपका दी एज इट इज. हर बार हर क्वेश्चन में काम आएगी आपके. लगभग जितने भी 20 टॉपिक्स हैं आपके, जहाँ भी डिस्कशन का नंबर आएगा ये लाइन आपने देनी भाई साथ में लेके जाइए. ठीक है ना? ये ट्रिक बता रहा हूँ मेंस की आपको. 2 लाइनें आपकी बड़े ब्यूटीफुली वर्डेड लाइन्स हो जाएंगी आपकी, जहाँ कहीं भी डिस्कशन का नंबर आएगा आपको. सही है? कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस टू डू फुल जस्टिस इन कॉन्सोनेंस विद द वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. ये अच्छे शब्द हैं जो जजेस लोग इस्तेमाल करते हैं. आप भी करेंगे, कहेंगे ये जज पर्सनैलिटी है, यूजिंग वेरी गुड वर्ड्स. सोनिया को बुलाओ अंदर पहले, ठीक है, इसे बुलाओ. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड द रिगार्डिंग फ्यू वर्ड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन 17. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.